हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एवी सफलता पर सफलता सीरीज़ शुरू कर दी गई जो कि आपकी पीईटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम जो भी सब्जेक्ट आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं, यानी कि 5 मार्क्स के आने वाले हैं, उनके 100 वन लाइनर में हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही जो सब्जेक्ट 10 नंबर का आने वाला है, जीएस की बात कर रहे हैं, उसमें हम 150 यानी कि 150 वन लाइनर से पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की ये क्लास हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स की होने वाली है। इसको हम 100 वन लाइनर से पूरा इकोनॉमिक्स को समाप्त कर रहे होंगे। दोस्तों, ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोगों अभी तक कहीं और से भी आपने तैयारी की है, तो ये आपके रिवीजन के लिए ये क्लास एक बेहतर विकल्प होने वाली है। तो आप लोग ये क्लास ज़रूर लें। और साथ ही ये क्लास उन लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है जिन्होंने अभी तक पीईटी परीक्षा के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कहीं से भी नहीं पढ़ा है, यानी कि उन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है। तो हो सकता है साथियों, आपको इस क्लास से पूरे के पूरे 5 प्रश्न देखने को मिल जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर ये मिलकर, निजी क्षेत्र मिलकर साथ कार्य करते हैं, तो वहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो जहाँ पर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर काम करता है उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और ये यूएसए और फ्रांस इसका उदाहरण है। बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो चीन में जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसका तात्पर्य होता है कि पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है अर्थव्यवस्था पर। किसका होता है? सरकार यानी कि गवर्नमेंट पर होता है। तो आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने, ये परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है। तो दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से भारत विकासशील देश है। भारत जो है वो विकसित होने की राह पर है। तो भारत कैसा है? विकासशील देश है, यानी कि विकास की राह पर चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? विकासशील देश बोलेंगे। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है। तो दोस्तों, कृषि का क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जिसमें कि आपका कृषि से संबंधित जित सारे क्षेत्र हो गए, जैसे कि मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है। तो जो उद्योग हो गए, बिजली एवं निर्माण कार्य, ये सब किस में आएंगे? तो ये द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। इसको विनिर्माण का क्षेत्र भी कहते हैं। तो जो भी प्राथमिक क्षेत्र में रॉ मटेरियल प्राप्त होते हैं, उनसे मिलाकर बनाई गई वस्तु हमारी ये भारतीय अर्थव्यवस्था के सेकंड क्षेत्र में आती है। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। तो तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो जितने भी ये सेवा का क्षेत्र होता है, इसको हम तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम बात करते हैं लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब लगातार कीमतों की प्रक्रिया बढ़ने लगती है, कि लगातार कीमत बढ़ रही होती, तो उसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति किसको कहते हैं? जब कीमतों में लगातार वृद्धि हो। अब बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आयात और निर्यात बंद होता है, यानी कि ना तो वो किसी को अपनी वस्तु दे सकते हैं और ना ही किसी से अपनी वस्तु ले सकते हैं। तो इसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। बात करते हैं सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण जी हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी ने लगाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को माना जाता है। जब 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी, तो उस समय ये भारत के वित्त मंत्री थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से देख लेने, एक बार इनसे रिवीजन ज़रूर करना है। बात करते हैं भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित होती है। तो मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है, यानी कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा किस सेक्टर की हिस्सेदारी रहती है? तो सबसे ज़्यादा सेवा के क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र से की हिस्सेदारी रहती है। तो ये तृतीय क्षेत्र के नाम से भी आ सकता है और सेवा के क्षेत्र के नाम से भी आ सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है।
तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? तो भारत की जो मौद्रिक नीति है इसको भारतीय रिजर्व बैंक RBI नियंत्रित करती है। वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई? तो वर्ष 1955 से पहले इंपीरियल बैंक था और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसको ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो पूछ लेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक इसका पुराना नाम था। अब बात करते हैं भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे ISO से प्रमाणित किया गया है? तो ये पहला बैंक है केनरा बैंक। अब बात करते हैं मंदड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये मंदड़िया और तेजड़िया शब्दावली ये किससे संबंधित है? तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। आया हुआ प्रश्न परीक्षा में। तो साथियों ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया? तो साथियों ये विनिर्माण हब बनाने के लिए शुरुआत की गई मेक इन इंडिया की, यानी कि इसका उद्देश्य था कि भारत में ही उत्पादन हो, वस्तुओं का उत्पादन हो जिससे कि रोज़गार प्राप्त हो। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र में ग्रेसम नियम का संबंध किससे है? तो जो ग्रेसम नियम है इसका संबंध मुद्रा के संचालन से है। तो पूछा गया प्रश्न है परीक्षा में। बात करते हैं भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र है। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। तो सबसे पहले राष्ट्रीयकरण होने वाली बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक है। अब बात करते हैं कागज़ी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? तो जो भी ये कागज़ी मुद्रा जारी होती है ये RBI के द्वारा जारी की जाती है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। तो इसका पूर्ण अधिकार होता है रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे देखते हैं। बात करते हैं 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं या कौन जारी करता है? तो 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है पिछली बार PET में। तो किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बात करते हैं योजना आयोग का गठन। उससे पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। और योजना आयोग का गठन की बात की जाए तो इसका गठन 1950 में होता है। और नीति आयोग जो कि योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया जाता है, तो ये 1 जनवरी 2015 को किया गया। तो नीति आयोग का गठन पूछा जाए तो 1 जनवरी 2015 को हुआ। और ये एक सलाहकार संस्था है, यानी कि थिंक टैंक के रूप में ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। वहीं बात करते हैं जो योजना आयोग है और नीति आयोग है ये गैर संवैधानिक निकाय हैं, इनका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। बात करते हैं भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो भारत का आयात निर्यात बैंक है एग्जिम बैंक। ये आपको याद रखना है, एग्जिम बैंक भारत का आयात निर्यात बैंक है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स है जो, वो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत है। सबसे ज़्यादा भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि सेवा कर से ही होती है। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज की दर में कमी होना। जब ब्याज की दर में कमी होती है तब उसको बोलते हैं सस्ती मुद्रा। बात करते हैं नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। तो पूछ लेगा बैंकिंग सुधार से किस समिति का संबंध है? तो ये नरसिम्हा समिति का संबंध है। बात करते हैं करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो करेंसी नोट प्रेस पूछ लिया जाए कहाँ स्थित है? तो ये नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। बात करते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। जब अपर्याप्त यानी कि पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं प्राप्त होगा, तब ये स्थिति कहलाती है संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत के प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? तो भारत में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है ये सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई पड़ती है सामान्यतः? तो ये कृषि में दिखाई पड़ती है। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो ये खरगोन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, खरगोन मध्य प्रदेश में। भारत ने पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली है? तो ये सोवियत संघ रूस से ली गई है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? सोवियत संघ रूस से। और सबसे पहले पंचवर्षीय योजना को लागू करने वाला देश भी सोवियत संघ रूस है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चल रही है। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? तो मुद्रा की मात्रा में कमी मुद्रा का संकुचन कहलाती है। तो ये महत्वपूर्ण है। जब मुद्रा की मात्रा में कमी होती है तब स्थिति क्या कहलाती है? तब कहलाती है मुद्रा का संकुचन। मुद्रा का संकुचन का अर्थ होता है मुद्रा की मात्रा में कमी होना। तो जब देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है तो उसे कहते हैं मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति को कौन लागू करता है? केंद्रीय बैंक यानी कि RBI। अब बात करते हैं, जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा होता है तो अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? तब ये अर्थव्यवस्था घाटे की अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये याद रखना है आपको। जब सरकार की आय कम हो जाए यानी कि आय कम होती है और खर्चा यानी कि व्यय ज़्यादा होता है तब क्या होगा? जाहिर सी बात है तब घाटा ही होगा। तो इसको घाटे की अर्थव्यवस्था कहते हैं। बात करते हैं नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड बैंक का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना होती है छठी पंचवर्षीय योजना में स्थापना होती है। ये भी आपको याद रखना है कब स्थापना होती है? छठी पंचवर्षीय योजना में स्थापना होती है और डेट है 12 जुलाई 1982। ये डेट भी आपको याद रखनी है। नाबार्ड की स्थापना होती है। आगे देखते हैं। बात करते हैं भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? तो भारत में सेवा कर जो सर्विस टैक्स है ये किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ये राजा जे चेलैया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? तो जब कॉमर्शियल बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि अब यहाँ पर आप समझ लीजिएगा ये RBI है और ये कॉमर्शियल बैंक है। तो जब ये रुपए उधार लेगा किससे? RBI से, तब इसको रेपो दर कहते हैं। रेपो दर कहते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। तब इसको रेपो दर कहते हैं। तो वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेता है तो उसे रेपो दर कहते हैं। वहीं दूसरी बात यह है समझने वाली कि जब RBI के पास ये जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं ये जब RBI के पास अपना रुपया जमा करती हैं तो यानी कि अब किसका पैसा है? कॉमर्शियल बैंक का पैसा है। और किसके पास क्या है? RBI के पास क्या है? तब इस पे जो ब्याज मिलता है इसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं। रिवर्स रेपो दर कहते हैं। तो ये समझने वाली बात है और आपको याद रखना है जब RBI से पैसा लिया जाएगा तब रेपो दर कहलाएगा और जब RBI को पैसा दिया जाएगा तब रिवर्स रेपो दर कहलाएगा। अब बात करते हैं जो अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः संपन्न होती है क्या कहलाती है? तो ये विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। राष्ट्रीय आय की आकलन के लिए देश की कौन सी संस्था कार्यरत है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राष्ट्रीय आय का जब आकलन किया जाता है तो ये किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संस्था द्वारा किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए हैं? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए और इसकी अवधि थी 1956 से 1961 तक। तो ये आपको याद रखना है। पूछ लेगा किस पंचवर्षीय योजना में ये कारखाने स्थापित किए गए? तो ये दूसरे पंचवर्षीय योजना में कारखाने स्थापित किए गए। बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। अब बात करते हैं सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है 12 अप्रैल 1988 को। तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई। लेकिन इसको जब वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई तो इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है 30 जनवरी 1992 को। तो आपको ये दोनों ही डेटें और दोनों बातें याद रखनी है। यदि स्थापना की बात की जाए तो 1988 में स्थापना होती है और यदि
वैधानिक स्थापना यानी कि वैधानिक मान्यता की बात की जाए तब 1992 आपको लगाना है। आगे देखते हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब आपको लगाना है 14 बैंकों का। तो जो प्रथम चरण था जो कि 1969 में स्टार्ट हुआ, तो इसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और वहीं दूसरे चरण में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जो कि 1980 में हुआ था। बात करते हैं देश में कितनी टकसाल कार्यरत हैं, यानी कि टकसाल जहाँ पर सिक्कों का निर्माण होता है, तो ये देश में 4 स्थान हैं। कहाँ कहाँ पर? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा उत्तर प्रदेश में। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समिति का क्या नाम था? तो केंद्र और राज्य संबंधों के लिए बनाई गई समिति का नाम सरकारीय समिति, सरकारीय आयोग था। बात करते हैं विमुद्रीकरण क्या होता है। तो विमुद्रीकरण वह अवस्था है जब पुरानी मुद्रा की जगह पर नई मुद्रा जारी की जाती है, यानी कि पुरानी मुद्रा को बंद कर दिया जाता है और नई मुद्रा को लागू कर दिया जाता है, तब ये स्थिति विमुद्रीकरण कहलाती है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है जो कि 1986-87 में स्थापित हुआ था। श्वेत पत्र किसे कहते हैं? तो ये सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की गई जानकारी होती है जिसको श्वेत पत्र कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड की बात की जाए, ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है जिसको दुग्ध क्रांति भी कहते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड के जनक पूछे जाएँ भारत में तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो यह है राष्ट्रीय विकास संघ, IDA। तो ये आपको याद रखना है। बैकबॉस प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बैकबॉस प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये गुन्नार मेडल ने किया। बात करते हैं भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 280 में है इसका प्रावधान, वित्त आयोग का प्रावधान। बात करते हैं राष्ट्रीय विकास एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई वो शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई। बात करते हैं कुडनकुलम में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना तमिलनाडु में किस देश के सहयोग से की गई? तो ये रूस के सहयोग से स्थापित नाभिकीय ऊर्जा है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। बात करते हैं देश में GST का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत रहा? तो ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम रहा जिसका प्रावधान क्या था? GST देश में लागू होना। बात करते हैं गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आय के वितरण की असमानता की माप करने के लिए, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं देश में उनकी आय के वितरण में कितनी असमानता है इसकी माप करने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो सबसे कम है केरल में है। तो केरल में सबसे कम है क्या? शिशु मृत्यु दर। अब बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व होना। तो सार्वजनिक क्षेत्र पर यानी कि जो वाणिज्य और व्यापार का क्षेत्र होगा इस पर किसका स्वामित्व होगा? सरकार का स्वामित्व होगा, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। और यदि प्राइवेट सेक्टर का स्वामित्व हो तो ये निजी क्षेत्र कहलाएगा। बात करते हैं भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो भारत में सर्वाधिक प्रभाव हरित क्रांति का गेहूं और चावल पर रहा और इसमें भी गेहूं पर सर्वाधिक रहा। बात करते हैं ब्याज दर नीति किसके अंतर्गत आती है? तो ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। ब्याज दर नीति मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या होता है? तो कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता होता है इसका निर्धारण का आधार क्या होता है? तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। इसके आधार पर ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता निर्धारण किया जाता है। महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है जहाँ महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। अब बात करते हैं भारत वर्तमान में विश्व के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर चाइना हो गया, सेकंड पर इंडिया हो गया। तो पूछा गया है कि इसके बाद कौन सा देश है? तो थर्ड नंबर पर आने वाला देश है
अमेरिका। तो ये आपको याद रखना है, टॉप के 3 याद रखने हैं। पहले पे चाइना है, सेकंड पर इंडिया है और थर्ड पर अमेरिका है। तो ये किस मामले में? सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित था। तो ये आपको याद रखना है। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब बात करते हैं ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई में स्थित है, शंघाई चीन में। तो शंघाई चीन में स्थित है, ये याद रखना है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटाना, यानी कि किसी अन्य देश की मुद्रा की तुलना में हम अपने देश की मुद्रा की वैल्यू को घटा देते हैं, तो इसको अवमूल्यन कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। तो ये आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो लक्षद्वीप है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात करते हैं स्टैगफ्लेशन यानी कि मुद्रा स्फीति जनित मंदी। तो ये आपको याद रखना है, स्टैगफ्लेशन को क्या कहते हैं? मुद्रा स्फीति जनित मंदी। तो ये क्या है? तो ये है मंदी के साथ मुद्रा की स्थिति। तो मंदी के साथ मुद्रा की क्या स्थिति है, इसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़े। तो जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो और उसके साथ साथ में बेरोजगारी भी बढ़े, तो इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। अब बात करते हैं भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और इसी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। किस योजना के बाद रोलिंग प्लान लाया गया। तो रोलिंग प्लान किस योजना के बाद आया। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान आया और इसके रोलिंग प्लान की अवधारणा किस पर आधारित थी। तो ये गुन्नार मॉडल पर आधारित थी। रोलिंग प्लान की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम FCI है। भारत की विदेशी मुद्रा कोष में सर्वाधिक अंश किसका होता है। तो भारत की विदेशी मुद्रा कोष में सर्वाधिक अंश किसका होता है। तो ये विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का सर्वाधिक अंश होता है। बात करते हैं भारत में कुल महारत्न कंपनियां कितनी हैं। तो भारत में प्रेजेंट टाइम में अभी 11 महारत्न कंपनियां हैं और इससे पहले 10 थी, तो अभी 11वीं कंपनी को दर्जा दिया गया है। तो 11वीं कंपनी आपको याद रखनी है, पूछ ली जाएगी। तो ये है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और वहीं बात करते हैं नवरत्न कंपनियों की, तो भारत में वर्तमान में 13 नवरत्न कंपनियां हैं और 11 महारत्न कंपनियां हैं। आगे देखते हैं, बात करते हैं भारत की पहली औद्योगिक नीति। तो पहली औद्योगिक नीति कब आती है। तो ये 6 अप्रैल 1948 को लागू की जाती है पहली औद्योगिक नीति। और उस समय उद्योग मंत्री कौन थे। तो उस समय उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हरित क्रांति की बात कर लेते हैं। तो हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन थे। तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग जी थे। और भारत में बात की जाए तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और भारत में शुरुआत होती है हरित क्रांति की 1966-67 में। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है। भारत में निजी क्षेत्र का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा है। तो भारत में निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर का पहला व्यापारिक बैंक इलाहाबाद बैंक था। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की कुल बैंक की बात की जाए तो 12 प्रेजेंट में सार्वजनिक क्षेत्र की कुल बैंक है, कितनी? 12। भारतीयों द्वारा स्थापित पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक। तो पहला भारतीय जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया था तो कौन सा बैंक था? पंजाब नेशनल बैंक, जिसको PNB कहते हैं। PNB पंजाब नेशनल बैंक। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय जी। आगे देखते हैं, बात करते हैं ATM शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। तो भारत में ATM शुरू करने वाला पहला बैंक HSBC बैंक था। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नई आर्थिक सुधार नीति 1991 किस पर आधारित थी। तो ये 3 घटक पर आधारित थी। कौन कौन से 3 घटक थे? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो ये आपको याद रखने, परीक्षा में पूछ लेगा। नई आर्थिक नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1991 में भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे।
तो ये आपको याद रखना है। इन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर के साथ में काम किया और नई आर्थिक नीति 1991 पर कार्य किया। भारत में वर्तमान में कितने उद्योगों को लाइसेंस लेने की अनिवार्यता है? तो ये वो उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि बिना लाइसेंस के ये कार्य नहीं किए जा सकते। तो कौन कौन से हैं? तो ये 5 उद्योग हैं। कितने हैं? 5 ही आपको याद रखना, पूछ लेगा। तो 5 उद्योग हैं। कौन कौन से? शराब बनाना, सिगरेट का उद्योग, खतरनाक रसायन, सुरक्षा का सामान बनाना और औद्योगिक विस्फोट। तो ये 5 उद्योग हैं, ये आपको याद रखना है। तो बात करते हैं भारत में रुपए का अवमूल्यन। तो भारत में रुपए का अवमूल्यन कुल 3 बार हुआ। अवमूल्यन का अर्थ होता है किसी देश के सापेक्षता में अपने देश की मुद्रा को कम करना। तो किसी देश के सापेक्ष अपने देश की मुद्रा को कम करना ही क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। तो भारत में कुल 3 बार अवमूल्यन हुआ, 1949, 1966 और 1991। तो अवमूल्यन क्यों किया जाता है? क्योंकि अवमूल्यन इसलिए किया जाता है कि विदेशी जो है, विदेशी कंपनियां वो भारत में इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया जाता है। बात करते हैं, ये कुछ आपको फुल फॉर्म है जो कि आपको याद रखनी है, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं फेरा। तो फेरा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा की बात की जाए तो इसका पूरा नाम होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, फेरा और फेमा। और वहीं सेबी की बात की जाए तो इसका पूरा नाम होगा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एफडीआई की बात की जाए तो यह है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आगे देखते हैं, किसानों के उत्पाद को उचित एवं एकीकृत मूल्य प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। तो इस ऑनलाइन पोर्टल का क्या नाम है? तो ई नाम एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है जिसमें क्या होगा कि किसान अपने उत्पाद को, यानी कि अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता है जहां उसको उचित मूल्य प्राप्त हो। अब बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले से शुरुआत होती है इसकी। और इसकी थीम आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना। नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। तो ये आपको याद रखना है। नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे मसौदा समिति के? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। और ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसने पुरानी शिक्षा नीति 1986 को स्थानांतरित किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा से शुरू की गई। और इस योजना का उद्देश्य था लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना, यानी कि लड़का लड़की में जो भेदभाव होता है उसको समाप्त करना। अब बात करते हैं भारत में अब तक मुद्रा का कुल विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ? तो यानी कि पुरानी मुद्रा को बंद कर करके नई मुद्रा लाई गई। तो ये भी 3 बार हुआ है, ये आपको याद रखना है। कब कब हुआ है? 1946, 1978 और अभी हाल ही में हुआ था 8 नवंबर 2016, जिसको नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना है जिसकी शुरुआत 1 मई 2016 को की गई। इसमें क्या था कि महिलाओं को ईंधन के लिए एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड कराए गए हैं। तो ये क्या है? उज्ज्वला योजना। बात करते हैं जीएसटी। तो जीएसटी की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जीएसटी इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बात करते हैं विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लागू फ्रांस में हुई। और भारत का जीएसटी मॉडल किस पर आधारित है? तो भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। वहीं बात की जाए जीएसटी का पंजीकरण संख्या, तो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो 15 डिजिट का होता है। तो ये आपको याद रखना, पूछ सकता है परीक्षा में। जीएसटी द्वारा निर्धारित की गई दरें, तो जीएसटी के लिए 4 टैक्स स्लैब बनाई गई हैं। टैक्स स्लैब बोलते हैं जिनको, बनाई गई हैं 4। कौन कौन सी है? 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये 4 टैक्स स्लैब हैं। ये भी पूछ सकता है कि जीएसटी द्वारा निर्धारित की गई दरों यानी कि टैक्स स्लैब्स कितनी बनाई गई हैं? तो ये 4 बनाई गई हैं। और कौन कौन सी हैं? तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं जीएसटी लागू करने के लिए समिति कौन सी बनाई गई? तो ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी भारत में लागू हुई। आगे देखते हैं, बात करते हैं जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य। तो सबसे पहले जीएसटी लागू होती है असम में, तो ये प्रथम राज्य था।
तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने चैनल एवी सफलता को सब्सक्राइब करें।